तो आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल में जाकर के आपके ये फैसले हो जाएंगे, ये नंगी धांधली के खिलाफ जजों के सामने टिक पाएगी ये चीज? अभी तक वो शख्सियत लगता है वो हाजिर सर्विस है, इसलिए डर के छुपा गया। तो वो शख्सियत हो सकता है हाजिर सर्विस हो, इसलिए बड़ा 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 मुहतात होके अभी ये बात में सब कुछ बोलेगा, इनकी बोलती है तब निकलती है, तब अगले रिटायर हो जाते हैं। जब बेशरम आदमी है, ये बेशरम आदमी पता नहीं इसकी गैरत किधर गई, ये तीसरी टेन्योर 2 नंबर इलेक्शन जीत के बैठा हुआ है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इसको याद इसलिए जुमले क्योंकि इसकी इर्द गिर्द सारी जिंदगी लोगों ने इसको शर्म याद दिलाई है, इसलिए इसको जुमले याद। तकरीबन असेंबली का सबसे बूढ़ा आदमी है ये जब घर से निकलते हैं तो कोई भरोसा नहीं। असेंबली का सिर्फ सबसे बूढ़ा आदमी नहीं है, ये असेंबली का सबसे बेईमान आदमी है, ये असेंबली का सबसे खलीज आदमी है, जिसकी गंदी तरीन जबान है। DGISPR साहब कहते हैं जी कि पता नहीं कौन से कितने कंटेनर आते हैं, वो टैंकर आते हैं ईरानी तेल के, और ये अगर दुनिया ये सुनना चाह रही है कि वो आते हैं और आप रोक नहीं सकते। उसका जो ना मुजाहिद शाह, वो बेचारा जेल में कलब तरह मुझे अस्पताल ले जाओ, 6 महीने वो बीमारी काटी, कलब तरह मरने वाला वो छोड़ा, 6 दिन बाद वो मर गया। उसको मरने से पहले छोड़ दिया कि हमारे बहन वाला। वो बता रहे हैं कि अभी एक MNA का 16 साल का बच्चा के किसका गिरफ्तार किया, उसकी माँ को वो दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, प्लास जो होता है, प्लास से उसकी चमड़ी छील के लाइव उसकी माँ को दिखा रहे हैं। चौथा केस है जी अपना साइफर बढ़ गया, साइफर भी बढ़ गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, मतलब आपको जेल में रखना नामुमकिन सी बात है। क्या केस क्या है, कौन सा केस है? आखिर में यही केस रह गया कि अबू ने मुझे ये चढ़ाता है, आप उधर देखते हैं तो मुझे मुंह चढ़ाता है बड़ा। किसी ने इनको बार गलतफहमी डाली थी, मैंने इसका प्रोग्राम सुना जिसमें कह रहे थे ये बकायदा तौर पे, खान साहब से तो ज्यादा व्यू मेरे होते हैं यूट्यूब पे जी, इनको ये लगता था। फिर उन्होंने बहुत छोटी बात लगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटी बात लगी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको फिर बताया, मैं आपको फिर बताता हूँ, इमरान खान की एक तकरीर का पूरा यूट्यूब इनका मुकाबला नहीं, कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर इन्होंने पिछले दिनों कह दिया पता नहीं मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे से मुनाजरा कर ले तहरीक इंसाफ कोई अपना बंदा नुमाइंदा चुन के। तो मैं राजी हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं राजी हूँ, आप किसी वक्त भी मेरे साथ इस तरह ऑनलाइन एक शो कर लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। आज इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MPA हल्का PK 173 से जनाब जुबैर खान नियाजी साहब। सर वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। जी अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप एक दफ़ा पहले भी आए थे मेरे चैनल पे एंड दोबारा वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि ये जो लुक माशाल्लाह आपकी है, अभी तक उन्हीं हालात में है कि आप? देखिए अभी तक हालात हमारे वही हैं। मुझे तो बड़े सीरियस थ्रेट्स मेरे तक पहुंचाए गए हैं, लेकिन ये है कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह के मैं अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा हूँ जहाँ तक पहुंचा सकता हूँ, ट्विटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। सो मैं उस तरह से अंडरग्राउंड तो हूँ, बट एक तरह से पूरी तहरीक का पार्ट भी हूँ। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैंने बीच में 2 रैलियां भी निकाली थी, मैं जरा एक रिस्क लेके जरा मैदान में भी उतरा था। अच्छा, इसकी जरूरत भी है मेरे ख्याल में, अगर आप कर रहे हैं तो वी अप्रिशिएट दैट बीइंग अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर लाइव करता हूँ उनके साथ, तो उनको लगता है मैं जर्नलिस्ट हूँ या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। मैं ये चीज़ बरमला कहता हूँ, मैं अपने आप को कारकुन कहता हूँ तहरीक इंसाफ का। तो हमारे जो सर्कल है उसके अंदर तो आपकी बहुत सारी अप्रिसिएशन है, जो आपने भुगता, जो आपने बर्दाश्त किया। बल मैं कुछ चीज़ें ऐसी पूछना चाहता हूँ आपसे। लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। 90% लोग वो हैं जो इस तहरीक का अगर हिस्सा नहीं भी हैं तो सपोर्टर हैं, जो हम रूल ऑफ लॉ और आज़ादी की इस तहरीक में खान साहब के साथ जो लोग शामिल हैं। इसमें मैं एक चीज़ देख रहा था कल, पतन की जो रिपोर्ट है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी वायरल हो रही है वो रिपोर्ट कि नवाज शरीफ कैसे धांधली करके जीता। उसके ऊपर मेरे जहन में आ रहा था, आपका एक वीलॉग आपने किया था, एक रिपोर्ट दी थी 13 फरवरी को। तो उसमें एग्जैक्टली जो बातें आपने की वही चीज़ें तमाम आज वतन की रिपोर्ट बता रही है, उनके सरबराह जो है मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर जाकर के बता रहे हैं। तो थोड़ा सा वो दोबारा से अगर आप बता सकते हैं कि कैसे इन्होंने धांधली की, या वो की पॉइंट जो मैंने उसमें पॉइंट आउट किया था, बड़ी सिंपल सी बात कि जो भी वोटर पोलिंग स्टेशन जाता है उसको एक सबज पर्ची मिलती है जो कि नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के वोटर के लिए होती है, और साथ ही उसको एक सफेद पर्ची मिलती है जो कि सूबाई असेंबली के वोटर के लिए होती है। आप कितने भी इलेक्शन देख लें पीछे, आप जितने इलेक्शन उठाएंगे आपको MP और MNA के वोटों की कुल तादाद जो पूरे पंजाब में
एमपीएस को वोट पड़े और पूरे पंजाब में एमएनएस को वोट पड़े, उसकी कुल तादाद तकरीबन सेम होगी। अब इसमें ये शायद इससे पहले भी किसी इलेक्शन में ऐसा हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में क्योंकि रातों रात बदमाशी के जरिए, मैं आपको बताता चलूं कि रात को ऑफिशियल जो आरओ का ऑफिस था उसके रिजल्ट के जरिए भी, उसके रिजल्ट जो आवेजा थे उसमें भी हम जीत रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद एन 130 में लीड कर रही थी, मैं पीपी 173 में लीड कर रहा था लाहौर में। और रात को ही रिटर्निंग ऑफिसर जो ये रिजल्ट, हकीकी रिजल्ट आवेजा करने पे वो बज़ेद था, उसको उठा लिया गया, उसको इतना मारा गया कि वो रातों रात हॉस्पिटलाइज हो गया। सुबह 5 बजे 6 बजे इन्होंने एक नए आरओ का नोटिफिकेशन किया, एक नया रिटर्निंग ऑफिसर इन्होंने तैनात किया और उस रिटर्निंग ऑफिसर को के जरिए फिर वो रिपोर्ट जारी करें। अब क्योंकि रात को बंदूकों और मुसल्ला अफराद के जरिए ओन चौधरी साहब अपने हल्के में सलमान अकरम राजा वाले में भी घुस गए थे, क्योंकि ओन चौधरी को 1,70,000 72,000 वोट दिलवा दिया गया था, तो अब मजबूरी थी कि नवाज शरीफ को भी 1,70,000 से ज्यादा वोट दिलवानी है। तो नवाज शरीफ को 1,79,000 वोटों का फिगर दे के किसी ऑडिट का सोचा नहीं गया, कुछ इन्होंने दिमाग नहीं किया। हमारे रिजल्ट, जो मेरा रिजल्ट था एमपीए का, वो मेरे खाने से उठा के मेरे मुखालिफ के खाने में डाल के, मेरे मुखालिफ का मेरे खाने में डाल के वो फटाफट तब्दील कर दिया गया। लेकिन जो इनको असल कंसर्न था, जिसको इन्होंने लॉन्च किया हुआ था कि मियाँ आवेगा तो लग पता जावेगा, तो मियाँ जो है ना वो बेचारा रात को शर्मिंदगी से वो, उसका इतनी हालत टाइट हुई कि वो रात को वो फोन कर रहा था, जैसे वो ख्वाजा आसिफ ने 18 में नहीं मशहूर हुआ था, वो रात को वो भी टेलीफोनों पे लगा हुआ था कि साडे नाल की कर दी जे, कुछ करो सानू बचाओ। सो मैंने उसका ऑडिट किया, और ऑडिट उसका किया जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रिजल्ट था। तो 72-73,000 वोट ऐसा था जो एमएनए को डला हुआ लेकिन एमपीए को नहीं डला हुआ, यानी कि टोटल कुल वोट एमपीएस का और कुल वोट एमएनएस के में 73,000 का फर्क था। तो ये मुमकिन नहीं है, ये किसी भी दुनिया की उसमें चले जाए तो ये मुमकिन नहीं। पतन ने भी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन एन 130 में ये की है। इनफैक्ट मैंने तो पूरे लाहौर का इसका वो जायजा किया था, पूरे लाहौर में ये 2 लाख से आउट था ये डाटा। सो द पॉइंट इज कि ये बगैर मैनिपुलेशन के ऐसा हो नहीं सकता कि 73,000 ऐसा वोटर था जो एमएनए पे तो वोट डाल गया और एमपीए की पर्ची जेब में डाल के ले गया। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसका तो जुबैर भाई अमेरिका के कांग्रेस से लेकर बरतानिया के पार्लियामेंट तक, हाउस ऑफ लॉर्ड तक, हर जगह पे आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट उठा करके देखें, पूरी दुनिया इस इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा रही है। लोग इसको नहीं मान रहे, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के हर शहरी को तकरीबन ये पता है किस तरह से 17 सीटों के साथ इनके हवाले की गई हुकूमत। ये 1 मिनट में आपको, सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बरतानिया और अमेरिका का जिक्र कर दिया, ये पॉइंट बड़ा एड्रेस करने वाला है। क्योंकि ये जो नून लीग के नाबालिग किस्म के और ये जो पेड किस्म की कैंपेनर्स बिठाए होते हैं इन्होंने, और ये जो निजामुद्दीन और एस्टेब्लिशमेंट के पेड बैठे हुए हैं और जो उसको कर रहे होते हैं काउंटर, इन बेचारों को इल्म तो है नहीं। ये अब रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को बरतानिया और अमेरिका में सपोर्ट कैसे मिल रही है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि इतनी नंगी धांधली हुई है, क्योंकि इतना नंगा इन्होंने नाच रचाया है। इंसानी हकूक की जो पामाली इन्होंने की है वो इतनी ओपन की है और इतनी बेदरेग और इतनी दीदा दलेरी से की है कि दुनिया से वो छुप नहीं सकती। और बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ये दुनिया पूरी में जो सबसे ज्यादा सेल करते हैं वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सेट करते हैं। डेमोक्रेसी को एक हाई ग्रेडेड चीज, डेमोक्रेसी की वो ये सबसे बड़े दाई हैं। अमेरिका और रशिया को ये दुनिया के सामने डिग्रेड, उनकी रशिया की शाम डेमोक्रेसी और चाइना की कंट्रोल डेमोक्रेसी को सामने रखते हुए ये करते हैं कि ये दोनों मुल्क क्योंकि डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है या डेमोक्रेटिक पावर्स नहीं है, इस चक्कर में इनको पुश किया जाता है। सो द पॉइंट इज कि जब आप इनकी अवाम के सामने ये पॉइंट रखना शुरू करते हैं, जो कि आपके ओवरसीज पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है, जिसमें जुल्फी बुखारी को और अमेरिका के तहरीक इंसाफ के जो हमारे जितने भी लोग हैं उनको क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ किया और ये केस एक तरह से केस प्लीड किया। किसके सामने? अवाम के सामने और उनके कांग्रेसमैन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। क्या केस प्लीड किया? उनको ये केस उन्होंने समझे विन किया, और उनके सामने जब वो
हकायक, सबूत और वीडियोज रखी और डाटा रखा और पतन जैसे लोगों की इनकी रिपोर्ट्स रखी और ये सारा कुछ जो इलेक्शन मॉनिटरिंग की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये रखी। और आपको अगर याद हो तो वो आपका एक कमिश्नर होता था रावलपिंडी का, जो कि बेचारा अभी तक गायब है। वो गधे के साथ से जैसे सिंह गायब हो जाते हैं वैसे गायब कर दिया, उसका पता ही नहीं आज किसी को। जिसने कहा था, देखो वो ही वाज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, वो रिटायर होने वाला था, वो क्यों अपने आप को वो करेगा। उसने काजी फायज ईसा को मुर्द इल्जाम ठहराया। काजी फायज ईसा साहब को बाकी सब में तो बड़े बन ठन के आ जाते हैं, उसको बुलाते ना अदालत, उसको अदालत पेश करते, फिर ओपन दुनिया के कैमरों के सामने उसकी हियरिंग करते, फिर जिन जिन का नाम बोल लेता फिर उनको बुलाते, फिर शफाफ इलेक्शन तो तब सारे। सो द पॉइंट इज कि ये जो वेस्ट है ये अपनी अवाम के दिलो दिमाग में डेमोक्रेसी को इतना हाई रेट करते हैं, फिर ये खुद जवाबदेह होते हैं, क्योंकि पूरा जो पाकिस्तान का शैम और ये जो फ्रॉड इलेक्शन ये इतना ज्यादा एक्सपोज हो गया था कि इसको जब भी किसी नुमाइंदे ने फिर जब इसको प्रेजेंट किया तो अगर आपको 350 से ज्यादा वोट, लिटरली 12 या 14 वोट ऐसे थे जो नहीं डाल सके कांग्रेसमैन के अमेरिका में, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है, यानी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के तकरीबन कंप्लीट हाउस ने। इसमें ना एक चीज मैं ऐड कर दूं जुबैर भाई, जो आपने कहा ना नून लीगी बयानिया बनाते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के पपेट्स अकाउंट जो ये कहने की कोशिश करते हैं, खान साहब वाली बात है, ना तो ये पढ़े लिखे हैं ना इसकी ये कोशिश करते हैं। रीजन ये है कि इमरान खान ने अगर कहा था कि उसके खिलाफ साजिश हुई है तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई होगी, उनकी तरफ से। ये जो यहाँ पर इसके खिलाफ हुआ है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इन्होंने ये राय दी है अपनी, ये तमाम शवाहिद देखने के बाद कि पाकिस्तान में किस मैसिव लेवल में जाके धांधली की गई है। तो ये तो एक अवामी राय है अमेरिका की, डिनाई नहीं कर सके ना, डिनाई नहीं कर सके, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो सपोर्ट जिस तरह कहा जा रहा है, इट्स अ जोक। मेरे ख्याल में उन लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि सपोर्ट जो होती है वो कहीं और से होती है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स का हाउस है वो तो एक अवाम की आवाज होती है। बहरहाल मूविंग टुवर्ड्स, आपने इसके अंदर ऐड कर दिया कमिश्नर साहब का, तो आपको लगता है कि ट्रिब्यूनल में जाकर के आपके ये फैसले हो जाएंगे, ये नंगी धांधली के खिलाफ जजों के सामने टिक पाएगी ये चीज? अभी तक देखें, जो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस हों, जिसको अभी तक तो जो तो कामयाब नहीं हुए रिटायर्ड जजेस, ठीक है जी, जो ट्रिब्यूनल्स साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए थे जिसमें हाजिर सर्विस जजेस हैं, वो उनकी क्योंकि केस की वजह से अभी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये ओपन एंड शट केसेस हैं, जैसे इस्लामाबाद के बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, कोई चक्कर नहीं है। बल्कि मैं बस मुझे अफसोस इस बात का है कि इस्लामाबाद में देखें, मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि मेरे फॉर्म 45 भी हाजिर है, लेकिन मुझे अफसोस है जमात इस्लामी पे, जमात इस्लामी ने क्यों नहीं अपने इस्लामाबाद में फॉर्म 45 पेश किए। इसी तरह मैं चाहूंगा कि जमात इस्लामी और टीएलपी ने जहां जहां इलेक्शन लड़े हैं वो भी अपने फॉर्म 45 लेके अदालतों में पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का या उनका मसला नहीं है, ये आने वाले दौर में हर इलेक्शन को सीधा करने के लिए इसको हमें वो एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल शुक्रिया इसके ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए। मैं आगे एक और अहम बड़ा क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है आजकल, लोगों को हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, खबरें इस तरह की आ रही हैं। ख्वाजा का बयान जो आ गया कल, उन्होंने सरेआम उस जुर्म का एतराफ़ कर लिया टेलीविजन पर बैठ के। मैं तो इस चीज़ को ऐसे देखूंगा, आपके मैं कमेंट्स इसके ऊपर चाहूंगा। कल जब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हमारे पास, जनरल फैज़ हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि हम तंग आ चुके हैं इससे, आप हुकूमत में आने की तैयारी करें, फिर हमने एक्सटेंशन दी, यानी कि जिस बंदे के लिए जी ये बड़ी अहम बात है कि उन्होंने जनरल फैज का नाम ले लिया है, पहले ये नाम लिए बगैर ये बात बता चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने नाम लिया बाजवा के ससुर का, जो कि बाजवा का नुमाइंदा है, कि वो आए थे और वो ठीक है। अच्छा, ये हमारे दौर में हमें पता है ये बातें, आपको याद हो जिस दौर की ये बात कर रहा है उसी दौर में खान साहब को, खैर इस एक नाम ये छुपा गया है जो उससे पहले इनको राब्ता कर चुका है, जब इसने कहा था कि एक शख्सियत थी और पहले इसने नाम नहीं लिया था, वो शख्सियत लगता है को हाजिर सर्विस है इसलिए डर के छुपा गया है। तो वो शख्सियत हो सकता है हाजिर सर्विस हो, इसलिए बड़ा मोहतात होके अभी ये बात में सब कुछ बोलेगा, इसकी बोलतियां तब निकलती हैं जब अगले रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, तो
बात यह है कि ये तो इटसेल्फ इतनी बात पे ही आर्टिकल 6 लग जाता है, जनरल बाजवा पे भी और जनरल फैज पे भी। अच्छा। या किसी और का भी वहां पे जो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये क्यों बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कभी भी नहीं खड़ी थी। अब असल में ये इतना बुरी तरह फंस गए ना, इनको समझ नहीं आ रही हमने कौन सी वाली साइड लेनी है। मैं आपको इस पे पूरा एक शो आपके साथ अलहदा से करके साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इमरान खान के साथ नहीं थी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जिन्होंने घेरा हुआ था, जिसका नाम जहांगीर तरीन था, जिसका नाम अलीम खान था, जिसका नाम परवेज खटक था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो ये बड़े बड़े भगोड़े हुए हैं ना, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी और उनके आसरे पे ये गवर्नमेंट लाई गई थी कि इमरान खान तो रिडेंडेंट होगा, कंट्रोल इनके हाथ में होगा। सीएम पंजाब अलीम खान होगा, सीएम के पी परवेज खटक होगा, इमरान खान कठपुतली होगा, थोड़ा सा इसको भी फारिग करके सारा कंट्रोल अपनी मर्जी के मरकज के नुमाइंदों को दे दिया जाएगा। और इनका ख्याल था कि इससे इंडिया जो कश्मीर पे वो 370 लगा के बैठा हुआ है, उसकी एंडोर्समेंट कराएंगे, इजराइल को मंजूर कराएंगे, उसके बाद इमरान खान किसी को जो ना अपना केस डिफेंड करने जोगा नहीं रहेगा। इमरान खान इतना कमजोर नहीं, इमरान खान। और ये जो बता रहे हैं अप्रैल लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आपकी इस बात पे। ये बयानिया बहुत अरसे से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, नून लीग के कुछ सहाफी भी के खान साहब को लाया गया। मुझे जहां तक याद है, हम बिल्कुल अच्छी तरह हमें याद है 2018 के इलेक्शन में जो हाल था पाकिस्तान का, द मोस्ट पॉपुलर जमात थी पीटीआई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी। इनके आप उसको छोड़ें, जिसको लाया जाता है उसको टीवी पे अभी ये जो लसूड़े लाए हुए हैं, ये लोग जितने भी लसूड़े हुकूमत में बैठे हैं, अब मुझे बताएं कि टीवी पे इनके खिलाफ कुछ चलता है? नहीं। आप 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने हलफ उठाया था, 18 अगस्त 2018 को उठाया था हलफ। आप उसके बाद जिमनी इलेक्शन आया था हमारा अक्टूबर में। अच्छा, आप उससे लेके जिमनी इलेक्शन तक देख लें, हमारी बिल्कुल ऐसी बखिया उधेड़ दी गई थी टीवी में। इंतजामिया हमारी बात नहीं सुन रही थी। लाहौर की हम जीती हुई सीटें हार गए जिमनी इलेक्शन में। छोटी सी बात ऐड कर दूं मैं यहाँ पे, हम उसकी जेलम की जीती हुई सीट हार गए। हमारी सीटें शॉर्ट कर दी गई जो जिमनी इलेक्शन के थी। सर मैं इसमें एक बात ऐड करूं, 70 हजार से हारे हुए लोगों को लिख के दे दिया कि जीते हुए हैं। मैं एक बात, बेशरम आदमी है ये, बेशरम आदमी, पता नहीं इसकी गैरत किधर गई। ये तीसरी टेन्योर 2 नंबर इलेक्शन जीत के बैठा हुआ है। 13 में भी उस्मान डार से हारा, अदालतों में केस लटकते रहे, तब काणे ने इनको जिताया, तब आरओ इलेक्शन कहलाया गया। आपको याद होगा उस्मान डार ने बड़ा परसू किया था अपना केस, ठीक है। जो 4 हल्के थे उसमें एक उस्मान डार का हल्का था जो खान साहब कहते थे। 13 में, 18 में ओपन फैक्ट ख्वाजा तस्लीम कर गया कि मैं रात को हार रहा था। मैंने जनरल बाजवा को फोन करके कहा कि व्हाट्सएप पे मैंने उसने एंकर कहता आपने कॉल की? नहीं, मैं व्हाट्सएप की था। तो उन्हें व्हाट्सएप पे उन्होंने क्या तेरी मेहरबानी मैनू जिता। इस दफा सारी दुनिया को सामने है, ARY पे अपडेट चल गई, 50,000 की लीड से रेहाना डार साहिबा जीत गई। ये बेशरम, ये जो जुमले बोलता है ना सारी जिंदगी, इसको बोले गए थे। सर ये तकरीबन शर्म होती है, कोई हया होती है। इसको याद इसलिए जुमले क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारी जिंदगी लोगों ने इसको शर्म हया दिलाई है, इसलिए इसको जुमले याद आते हैं। तकरीबन असेंबली का सबसे बूढ़ा आदमी है ये जब घर से निकलता है तो कोई भरोसा नहीं। असेंबली का सिर्फ सबसे बूढ़ा आदमी नहीं है, ये असेंबली का सबसे बेईमान आदमी है। ये असेंबली का सबसे गलीज आदमी है, जिसकी गंदी तरीन जबान है। एक ऐसा आदमी, एक कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह माफ करे, कब्र में पाऊंगा उसके, तो कोई खुदा खौफी नहीं होती कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर के झूठे हल्फ उठा रहे हो इस कुर्सी के ऊपर। वो तो दिल काले हो चुके हैं। वो कहते हैं कि एक गुनाह करो तो दिल पे काला धब्बा हो जाता है, एक बदयांती करो तो दूसरा काला धब्बा हो जाता है। सो ये बदयांती की इतनी इंतहा होगी कि दिल काले हो गए हैं, अब वो महसूस भी नहीं होता है। तो मन बुक मन होम योन फामला यरजीउन, वो वाली बात होती है। बहरहाल अब काले दिलों वाले अगर ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो खुद तो नहीं जाएंगे, ना ही वो अपने कब्जे को छोड़ेंगे। कब्जा तो हमने छुड़वाना है। उसके लिए ये एक तहरीक जो हमें नजर आई पिछले 2 साल से, जो जुल्म फस्तायत ये सब कुछ हुआ, आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं
कि पाकिस्तान की तारीख में पहला शख्स एक ऐसा है जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से टकराने के बाद उनको हरा के एक कदम पीछे करने पे मजबूर किया उनको। और आज इंशाअल्लाह ताला जो हमें नजर आ रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं खबरों के अनुसार मैं आपसे पूछूंगा कि खान साहब की रिहाई के हवाले से बातें हो रही हैं कि खान साहब कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं या डील कर रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं कि खान साहब आपको नजर आ, इमरान खान मुज़ाकरात और डील तो इलेक्शन से पहले कर लेने चाहिए थे। फिर अगर इमरान खान डील और मुज़ाकरात करना चाहते तो इलेक्शन से पहले करते, फिर सीधा हुकूमत में आते। अच्छा, इलेक्शन से पहले भी अभी हामिद मीर को सुन लें। हामिद मीर कहता 3 दफा डील ऑफर हुई, इमरान खान ने ठुकराई। 3 दफा मुज़ाकरात ऑफर हुए, इमरान खान ने ठुकराई। अभी देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुल्क उस दहाने पे पहुंच गया है जहां मुल्क स्टेबल हो ही नहीं पा रहा। ये फंस कहां गए हैं? ये कहते थे हम $100 अरब इन्वेस्ट पता नहीं कहां से कराएंगे आएगा इस मुल्क में। अच्छा। अगर आपको याद हो कि साल पहले जो ना एक ताजरों से बहुत बड़ी मीटिंग की थी आर्मी चीफ ने। जी जी जी, और वो ताजरों ने फिर टीवी पे आके कहा था कि इट वाज म्यूजिक टू आवर ईयर्स, कि इतनी कमाल बातें थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें थी कि अरबों डॉलर आ रहे हैं। हकीकत यह है कि मुल्क हमारा है, सबका है, और हमारा मुल्क अब नीचे जा रहा है और अब सबको परेशानी लग गई है। उनका ख्याल था कि हम इमरान खान को साइडलाइन लगा के भी मुल्क उठा लेंगे, लेकिन दुनिया बड़ी समझदार है। दुनिया जिन्होंने इन्वेस्ट करना है वो हालात देख नहीं रही। वो देखती है कि यार ये कोला नेक्स्ट का एक मालिक है जो लोकल पाकिस्तानी एक कोला बनाता है, जुल्फकार मलिक, उसको कराची से अगवा कर लिया जाता है। वो 40 करोड़ रुपए पता नहीं कितना भत्ता दे के मुबैना तौर पे, पता नहीं जो खबर आई है कि वो बहाल होता है। वो किसने अगवा किया है और वो ऐसे बहाल हो जाता है और फिर उस पर कोई तहकीक क्यों नहीं होती? फिर DGISPR साहब कहते हैं जी कि पता नहीं कौन से कितने कंटेनर आते हैं कि वो टैंकर आते हैं ईरानी तेल के और ये और वो। अगर दुनिया ये सुनना चाह रही है कि वो आते हैं और आप रोक नहीं सकते, दुनिया ये सुनना चाह रही है कि आप अपने मुल्क पे किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करते, आप अपने माहिदों पे कारबंद नहीं रहते। अच्छा, फिर एक $100 अरब की बात हुई कि इस मुल्क में $100 अरब आएगा। पता नहीं $25 अरब वो चाइना ले आएगा, $25 अरब इधर से आएगा, सऊदी से आएगा, तो पता नहीं कहां से आएगा। वो मजाक है। वो चाइना अभी आखिरी तरला क्या चल रहा है कि चाइना रीस्केड्यूल कर दे अपने पुराने कर्जे जो इमरान खान के दौर पे लिए हुए थे। देखें, इस चाइनीज आए दिन चाइनीज टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। अब अगर फोकस आपका सारा जुबैर नियाजी पे है, इमरान खान के PTI के नुमाइंदों पे है, आलिया हमजा को दोबारा गिरफ्तार करने पे है, सनम सईद को है, सनम जावेद को है, अपना डॉक्टर यास्मीन को गिरफ्तार करने पे एजाज चौधरी को है, यानी कि इन पे केसेस बनाने पे अगर सारी तवज्जो है तो कौन, मतलब सबसे बड़े दहशतगर्दी के पर्चे हमारे पे हुए में, मतलब जिसने इस मुल्क में असल में दहशतगर्दी की है, कोई लोग मारे हैं या बम धमाके किए हैं, उनमें से कितने लोग अभी तक इन्होंने पकड़ के जेलों में डाल लिए हैं? कितने जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार कर लिए हैं? कमजोर माठे माठे कारकुन हमारे, वो उसका जो ना मुजाहिद शाह, वो बेचारा जेल में कलब तारा मुझे अस्पताल ले जाओ, 6 महीने वो बीमारी काटी, कलब तारा मरने वाला वो, उसको छोड़ा, 6 दिन बाद वो मर गया। उसको मरने से पहले छोड़ दिया कि हमारे मत्थे ना लग जाए। एक और कारकुन इसी तरह, उनका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, रफीक के उनका क्या नाम है, वो इसी तरह जैसे ही रिलीज हुए फौत हो गए। लोगों के ज़हनी टॉर्चर से उनकी घरों में माएं, उनके बाप उनके फौत हो गए अजियत से। अभी एक आपके हामिद रजा साहबजादा हामिद रजा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हेड हैं, वो बता रहे कि अभी एक MNA का 16 साल का बच्चा के किसका गिरफ्तार किया, उसकी मां को वो दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, पलास जो होता है, पलास से उसकी चमड़ी छील के लाइव उसकी मां को दिखा रहे हैं टीवी पे। उसकी जिस्म की चमड़ी ऐसे छील रहे हैं, ऐसे पकड़ के छील रहे हैं और उसकी मां को लाइव दिखा रहे हैं। वो बच्चा तो शायद अल्लाह तो उसको हिम्मत ताकत दे, लेकिन उसकी मां को जो अजियत दे रहे हैं, ये अजियत और ये चीजें जो ओपनली इस मुल्क में चल रही हैं, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके मुल्क में दहशतगर्दों को पकड़ने की जगह आप आम पाकिस्तानियों को पकड़ के मिलिट्री की जेलों में डाला हुआ। हसन न्याजी ने का क्या कसूर है? इबाद फारूक का क्या कसूर है? उसका बच्चा मर गया कलब तारा बाप के लिए। मियां अकरम उस्मान, उसका क्या कसूर था?
या ब्रिगेडियर जावेद अकरम रिटायर्ड, उनका क्या कसूर है? बुजुर्ग आदमी का, 76-78 साल के वो बुजुर्ग हैं। और आम हाशिर खान हमारा आईटी स्पेशलिस्ट, आम लड़के हैं। आप वो बदमाशी आपने अपने सरकारी लोगों से, वो जो सादा वर्दी में आए हुए थे, उनसे करवाई। लोग मासूम बेचारे, वो कोई अंदर चला गया, कोई किस तरह, और सबको नजर आया कि 9 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद सबको मना कर रही थी, किसी को अंदर। और अगर एहतजाज की बात है तो एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे, किसी भी चौक पे खड़े होकर पाकिस्तानी शहरी का हक है। आप ऐसे हालात में कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएगी, आप ऐसे हालात में कह रहे हैं दहशतगर्दी रुकेगी। दहशतगर्दी के पर्चे किस पे हैं? आम शहरी जिन्होंने कभी वो ही नहीं किया। मेरी जिंदगी में 37 साल बाद, 37 साल की उम्र में पहला पर्चा कटा मेरी जिंदगी में, सीधा दहशतगर्दी, सीधा दहशतगर्दी। कोई और काम ही नहीं किया जुबैर न्याज़ी ने, सीधा दहशतगर्दी की है, कोई और जुर्म नहीं किया इसने जिंदगी में। बदमाशी का अंदाजा लगाएं। अभी आप बात कर रहे थे एक MNA का बेटा, यानी कि वो आदमी जो अवाम का नुमाइंदा है, लाखों लोगों ने उसको वोट दिए हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, तो एक आम आदमी का इस मुल्क के अंदर क्या? और सिर्फ किस लिए कि वो नंबर पूरे हो जाए असेंबली में, रिजर्व सीटें रोकी जा सकें। रिजर्व सीटें क्यों रोकनी है? क्योंकि एक्सटेंशन दिलवानी है, क्योंकि कानून 2/3 अक्सरियत से कानून साजी करनी है। काजी साहब किसी तरीके से भी, माजरत टू इंटरप्ट यू, आप कैरी ऑन करें, मैं बाद में पूछ लूंगा। नहीं, आप बात ऐड कर लें, मैं फिर। काजी साहब रुकते हुए नजर आ रहे हैं एक्सटेंशन, या बढ़ गया प्रोग्राम? देखें, इस मुल्क में कभी भी पॉलिटिकल, जो अवाम का एक बड़ा लीडर, जो पॉलिटिकल पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदगी, 90% अवाम की नुमाइंदगी करता है, उसने कभी इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया कि वो एक बिल्कुल उसने स्टैंड ले लिया, और असूली स्टैंड, आईनी स्टैंड, प्रॉपर आइन के मुताबिक। ये अभी क्या बातें कर रहे हैं? आप बताएं, जब असेंबली पंजाब और KPK की डिसॉल्व हुई थी, इन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन कराया था? उसकी बात क्यों नहीं करते? 9 मई को तो आपने वो दिखा दिया, 14 मई को इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन अनाउंस किया हुआ था, वो क्यों नहीं हुआ? उसके फंड क्यों नहीं ट्रांसफर हुए थे? उसकी स्केड्यूल के मुताबिक सारी प्रोसेसिंग क्यों नहीं हुई थी कैंडिडेट्स की? काजी फायज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है या नहीं है, वो होनी है असेंबली से, वो तो पूरे होंगे तो होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हुआ क्या कि 1 साल हमारे हाई कोर्ट के जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने सारी बदमाशियां, इनकी अपनी फैमिलीज के साथ वो ज्यादतियां, जुल्म हो रहा जो आम पाकिस्तानियों के साथ भी हो रहा है, उसके बावजूद भी ये साल डरे रहे। साल बाद इन्होंने लेटर लिखे और आज तक वो हो रहा है। सरगोदा के ATC के जज ने लेटर लिखा अभी 2 महीने पहले, उसने कहा मेरे मीटर काट दिया, पता नहीं मुझे तंग करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एक ISI का नुमाइंदा आया था और वो ISI का नुमाइंदा बैठ के हमें कह रहा था ये फैसले लिखो और ये ना लिखो। देखिए, ऐसे नहीं ना करें। आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, इस अवाम का मुल्क है, और आईने पाकिस्तान जमहूरियत के मुताबिक चलने वाला है। और आईने पाकिस्तान के मुताबिक इमरान खान को पाकिस्तानियों ने 266 इलेक्टेड सीटों में से 180 सीटें जितवाई हैं, जो कि 3/4 मेजॉरिटी बनती है। आप बुरी तरह हार गए हैं इलेक्शन। आप इलेक्शन, यहां पे पाकिस्तान को आगे ले जाने का वक्त है। पाकिस्तान 8 फरवरी की शाम तक, हालांकि आपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, अभी ये ना करते तो शायद 30-40 सीटें और हार जाते। बल्ला निशान नहीं था, 300 निशानों पे आपको हराया, चिमटे पे हराया, दांतरी पे हराया, पैराशूट पे हराया, उस पे लैपटॉप पे हराया, किसी का बूट था निशान, किसी की चिड़ी थी निशान, किसी का बबील था, किसी का पता नहीं क्या था, चिड़िया, कौवे, केले, बैंगन, सब पे हरा दिया। तो अवाम के शऊर की इज्जत करें, ये अवाम का शऊर था। अभी वो गिरफ्तार कर लिया, तहरीक इंसाफ के जो स्टाफ है दफ्तर का, वो गिरफ्तार किया हुआ है। किस वजह से? रफीक को, वाजिबुल्लाह को, डिजिटल दहशतगर्द है जी, राशिद को। क्यों जी? आप वर्कर हैं, अपने बच्चों की रोजी कमा रहे हैं, आप इतने जालिम हो गए यार। आपको इतनी शर्म हया नहीं है कि आपने रिजवान को उठा लिया, गायब कर दिया। अजहर मशवानी के भाई उठाए हुए हैं, क्या जुल्म किया भाई? बोलता है वो। अताउर रहमान उठाया हुआ इन्होंने, कोई किसका नाम लूं? अरूबा लड़की उठाई थी इन्होंने।
कहते हैं जी वो 11 लाख अकाउंट चलाती है। 11 लाख अकाउंट। अच्छा, वो जितने दिन गिरफ्तार रही है उतने दिन तो तुम्हारे ट्रेंड बन जाने चाहिए थे ना। फिर 11 लाख अकाउंट तो गिरफ्तार हो गए थे। एग्जैक्टली। ये अवामी सारी दुनिया उसकी फिर रिहाई की क्यों ट्रेंड बन गए? उसकी रिहाई का ट्रेंड फिर किसने बनाया जब वो खुद तो गिरफ्तार थी वो? जुबैर भाई, मुझे यहाँ पे एक बड़ा बारीक सा पॉइंट है, फॉर्मल गुफ्तगू। मुझे लगता है कि जो बाबे बैठे हुए हैं ना, इनको फीड किया जाता है, इनको बताया जाता है कि ऐसी हो रही, ये मान जाते हैं, या इनको पता है ये जानबूझ के झूठ फैलाते हैं। ये 11 लाख वाली बात अगर उनको किसी ने बताई है जा करके कोई लड़की चला रही है, ये तो अकल में आने वाली बात ही नहीं है ना। ये किस किस्म की मतलब भोंडी सी बात है। तो आखिर उनको लगा होगा ये बात, उन्होंने यकीन की होगी इस बात पे कि एक बंदी 11 लाख। ऐसे अगर कोई इस बात पे यकीन करता है उसको वैसे ही निकाल देना चाहिए। वो बहुत, अगर इस बात पे कोई यकीन रख रहा है, किसी ने उन्हें बताया और वो यकीन करता है, उसको सबसे पहले डिसमिस कर देना चाहिए। इतने लो आईक्यू का, इतने लो मेंटालिटी का बंदा अगर कोई बैठा किसी बड़े ओहदे पे, वो और आप कह रहे हैं बाबे को बैठे हैं, तो उन्हें यार वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है वो बंदा। एग्जैक्टली। आगे चलता हूं, मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन भी करूंगा। बहरहाल इसके ऊपर आपका यही है कि इमरान खान जीत के आ रहा है, डील करके नहीं आ रहा, और आपको आते हुए नजर आ रहे हैं खान साहब? देखें, मुझे ईमान है। असल में केसेस क्या हैं पहले ये बता दें। केसेस 9 मई के केसेस हैं। 9 मई पे इमरान खान खुद गिरफ्तार थे। हाँ, एग्जैक्टली। एक बंदा गिरफ्तार है, अगर वो गिरफ्तारी के दौरान कोई इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा था, सबसे पहले तो वो अफसर सामने लाओ जिसकी मदद से कर रहा था। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे इद्दत में निकाह के केस पे तो मुंह काला हो गया इनका, हो गया। अल्लाह के सामने भी गुनहगार हो चुके हैं बुरी तरह। अच्छा, वो बन नहीं रहा केस, कादर यूनिवर्सिटी वाला केस ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि मलिक रियाज साहब, मैं देखो ऐसा कैसा दौर आ गया, मलिक रियाज भी इनकलाबी हो गया। इससे बड़ी क़यामत की निशानी नहीं हो सकती कि मलिक रियाज इनकलाबी हो गया। अच्छा, वो उसने इनसे डरने से इनकार कर दिया। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है। और अच्छा, फिर आगे चलें। शायद वो शायद इसलिए नहीं डर रहा कि वो, आप पता ना, प्लॉट बांटने में मशहूर है, तो पता नहीं किसी का, कई लोग काने होंगे उसके। तो पॉइंट है कि वो केस नहीं बन रहा इनसे। अच्छा, तीसरा, ये 3 केस बता दिए। चौथा केस कौन सा है जी? चौथा केस है जी अपना साइफर बढ़ गया, साइफर भी बढ़ गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मतलब इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन सी बात लग रही है। क्या केस क्या है? कौन सा केस है? आखिर में यही केस रह गया कि अबू ने मुझे ये चढ़ाता है, आप उधर देखते हैं तो मुझे मुंह चढ़ाता है। मतलब वही रह गया। तो खान साहब इस तरीके से बाहर आते हुए और एस्टैब्लिशमेंट्स फुट बैक करते हुए आपको नजर आ रही। बहरहाल मरियम नवाज की देख रहे हैं हम रोजाना की बुनियाद पे टिकटॉकें, पुलिस लाइनों में जाके पतलूने बदलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं हमें। वो रोजाना की बुनियाद पे कभी पुलिस में, कभी कौन सी वर्दी में। कल लाहौर जो था, पानी की जो हालत थी लाहौर के अंदर, जिस तरह का ऐसा लग रहा जैसे नाले में लोगों ने घर बनाए हुए। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी थी, भर गया था लाहौर पूरा पानी से। तो कुछ दिन पहले वो शुएब वाली एक वीडियो भी नजर आई थी हमें। तो क्या लगता है? बेचारा बड़ा जलील हुआ है। सोचें कि जिस बेचारे का नाम इसके मुंह से निकल जाए वो कितना जलील होता है। ये अच्छी बात। दुआ करें आपका नाम कभी, मतलब इधर इमरान खान के मुंह से जिसका नाम निकला है ना, वो दुनिया में वो कहता है कि इससे बड़ी मेरे पे नेमत नहीं हुई। और दूसरी तरफ ये है, इन्होंने मुंह से जिसका नाम निकाला है वो बेचारा माफिया मांग रहा है अवाम से, खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो। देखें जी, बात ये है कि लाहौर ये जिस तरह की हरकतें कर रही है ना, ऐसा लगता है ये वासा के चेयरमैन वाली, ये इसका चाचा भी ये हरकतें करता था। 2008 से ये मॉडलिंग देख रहे हैं हम। ठीक है जी, कि पानी में पहुंच जाओ तो पानी में ये हो गया तो वो हो गया। तो भाई तुम्हारा काम नहीं। तहरीक इंसाफ के दौर में ये सारा काम वासा के चेयरमैन शेख इम्तियाज महमूद साहब करते थे। अच्छा। टोटल कंट्रोल उनके पास था। शहबाज शरीफ आप कह रहे हैं 2008 से पानी में खड़ा होता था? मैं कहता हूँ शेख इम्तियाज की आप परफॉर्मेंस चेक करें वासा की। अच्छा। जो परमानेंट पॉइंट से जिनको ये जो जिधर पानी नहीं उतरता था उधर ऐसी चैनलाइजिंग की, फिर इसने अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनवाए। अच्छा। और वो 50 से ज्यादा वाटर टैंक्स की साइट्स डिसाइड हो चुकी थी जो इन्होंने अब बनने नहीं दे रहे। अच्छा। और वो सिर्फ वाटर टैंक नहीं था, वो पूरी एक मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर अनकैचमेंट की लाइन डलती थी जिसमें पानी कैच होके वो उस वाटर टैंक तक जाता था। अच्छा। वो वाटर टैंक बाद में ये जो है PHA
पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो पौधों शौधों को, वो सारी गाड़ियां वहां से रिफिल करके, उन वाटर टैंक से रिफिल करके फिर पानी देती थी जाके। यानी कि वो उनको ताजा उसको ट्यूबवेल से नहीं निकालती थी, फिर वो जो सारा ये जो पानी उसको भी यूटिलाइज किया जाता था। मैं कह रहा हूं वो 50 से ज्यादा साइट्स मार्क हो चुकी थी। 6 टैंक पे 1 टैंक मुकम्मल हो गया था, वो जो टेस्टिफाई किया था उसके बाद। अच्छा, उससे बड़ी तेजी से पानी उतरता था। यानी कि वो जो मोमेंट है ना, जो बारिश का एक वो आती है, थ्रस्ट आता है, उस टाइम वो उतर जाता था। परमानेंट कोई इलाज ही नहीं। आप मुझे बता दें, ये जितनी भी इन्होंने लाहौर में डेवलपमेंट की, 3 अरब से ज्यादा इन्होंने वाटर ड्रेनेज पे खर्चा ही नहीं किया पिछले इनकी 10-11 साल हुकूमत रही पंजाब में, और अभी 3 साल से शायद इसमें और 3 अरब से ज्यादा खर्चा नहीं किया, और इधर और पता नहीं 100 अरब की प्रोजेक्ट सब पता नहीं करते फिर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को कहते हैं कि आइटम सॉन्ग करने वाले हैं ये, जैसे फिल्म में वक्फ होता है तो आइटम सॉन्ग के लिए कोई आता है। और उसके बाद खान साहब को भी मशवरे दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नरम गोशा रखें। फिर कुछ वीलॉग करते हुए नजर आते हैं जिसमें ये बारीक वारदातें डालते हैं कि खान साहब जब इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे तो मैं मना कर रहा था। इस आदमी के बारे में आपको क्या लगता है, पीटीआई में इसकी कोई स्पेस है? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं तो पैरी पै गया था जाके डायरेक्ट। तो मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब, मैं अभी तक उनसे हमदर्दी रखता हूँ। फवाद चौधरी साहब अभी तक जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं। जब पार्टी छोड़ी थी तो भी उन्हीं के कहने पे किया, वो उन्होंने करार किया। ये बात भी बाद में बताएंगे कि सारी जो टीवी पे वो अभी कर रहे हैं, वो अभी भी बेचारे मजबूर होके कर रहे हैं। अभी वो एक आजाद टीवी के ऊपर फरहान विर्क के साथ उन्होंने प्रोग्राम भी कर लिया। तो उसके साथ नहीं करना चाहिए था, वैसे बहुत ही माठी चॉइस थी। अच्छा, उसके साथ फवाद चौधरी इतना, मतलब उसका सियासी कद जो भी है, हमारे साथ अगर पार्टी छोड़ भी गया था तो सियासी कद उसका है, मतलब उसके साथ नहीं शो बनता था उसका, बहुत ही लो लेवल मतलब बनता नहीं था असल में। जुबैर भाई, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के कलाकार जो बनते हैं ना, उनका कद इतना छोटा हो जाता है ना मुल्क में कि उनको यहीं पे आके बैठना पड़ता है इस अवाम की नजर में। मैंने फवाद चौधरी साहब का शो देखा है काशिफ अब्बासी के साथ। वो काशिफ अब्बासी के सामने फवाद चौधरी लाग ही नहीं रहे थे। वो ऐसे लग रहा था बातें खत्म हो गई हैं उनके पास। बस मैं वो वहां पे मुझे मतलब मैं फवाद चौधरी, मैं सच्ची बात है, फवाद चौधरी खान साहब के साथ बहुत अच्छा उसने टाइम गुजारा हुआ है, और मैं और पार्टी में जिसको वापस लेना खान साहब का डिसीजन है, और जो खान डिसाइड करेगा वो मेरे सारा आंखों पे होगा। बहरहाल इसके ऊपर बहसियत कारकुनान लोगों को बहुत सारा, बहरहाल वो अभी भी ये ज़हन में रखें, वो जो कुछ कर रहे हैं अभी भी उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं। बस ये मुझे लगता है कि गुफ्तगू जो सारी है ना, वो रिफ्लेक्ट ये करती है। अदरवाइज देखिए ना, 3-4 महीने पहले तक उन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी, कहीं से इजाजत मिली होगी उनकी तरफ से आए किसी भी शख्स को। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन मैं यकीन, और उसकी वजह से मैं उन पे हमदर्दी रखता हूँ। मैं समझता हूँ वो थोड़े फंसे में। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा जरूर कि उनकी तरफ से आए हुए किसी भी शख्स को पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं कर रही ना। बना तो इन्होंने मिनिस्टर भी लिए हैं, वजीर आजम भी बना लिया, लेकिन अवाम नहीं ना कबूल कर रही। 90% एक तरफ खड़े हैं, तो उनके कहने पे अगर इनका कोई जुगाड़ लग भी जाता है तो वो अलग बात है। बहरहाल अवाम के अंदर आपकी जो मकबूलियत, जो मौजूदा क़यादत है ना, जिसको भी मौजूदा क़यादत को मैं मौजूदा क़यादत जितनी भी तहरीक इंसाफ को चला रही है, को परफेक्ट नहीं चला रही, ना को पूरी तरह से दलेर है, या ये सारी चीजें अपनी जगह आप बात कर सकते हैं, बट इमरान खान के साथ वो खड़ी है ऐसे वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ऐसा ही है ना, इन्होंने जब उनके बारे में कहा ना कि ये आइटम सॉन्ग करने वाले हैं, आपने शायद देखा होगा उनका बयान, या आपकी नजर से नहीं गुजरा तो मैं आपको बता दूं। इन्होंने इस प्रोग्राम में इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिल्म में जब वो हाफ शो होता है तो उसमें आइटम सॉन्ग करने वाला कोई आ जाता है, ये तो वो है ना, यानी कि हम मतलब ये बयान मैंने नहीं सुना, ये बड़ा मायूस कौन बयान है, ये फवाद चौधरी के लेवल का बयान नहीं है, उन्हें नहीं देना चाहिए था। ये फ्रस्ट्रेशन वाला बयान है, ये बनता नहीं है मेरे ख्याल। अगर इमरान खान का साथ देना तो इस टाइम इन झगड़ों में हमें नहीं पड़ना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, जो इस तहरीक को जो नुकसान सबसे बड़ा किसी की बुजदिली से नहीं पहुंचेगा जितना आपस की लड़ाई से हमारा पहुंच सकता है। तो मैं आपस की लड़ाई जो करवाएगा मैं उसको इनकरेज नहीं करता, किसी सूरत आपस की लड़ाई को इनकरेज नहीं कर सकते हम।
गॉट यू। मिर्जा साहब का एक और बयान है जी, मैं इसमें भी आपकी राय लेना चाहूंगा आज अवाम के सामने। मिर्जा इंजीनियर साहब का इंजीनियर साहब, वैसे इंजीनियर साहब बहुत खराब हुए हैं जी इस मुल्क में। जिसने भी इमरान खान के खिलाफ अगर कोई बात की है, मजे की बात यह है कि अभी तक इमरान खान ने उनका नाम भी नहीं लिया, उनके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन इस अवाम ने उसके साथ बहुत बुरा हाल कर दिया। कहते हैं कि हिटलर के लिए भी 2.5 लाख लोगों ने टैटू बना दिए थे, लेकिन आज जर्मनी हिटलर का नाम लेने पर शर्मिंदा है। अल्लाह ना करे कि इमरान खान का अंजाम हिटलर जैसा हो। ये आपकी बात से मुझे यूं लग रहा था शायद अपने बारे में कह रहे हैं। तो अभी इनको ये लगता है कि जिस बंदे को 4 गोलियां लग गई, जो जेल में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर 200 पर्चे हो गए, इसका फहम देखें, इसको वो हिटलर लग रहा है। देखें, वन साइडेड इलेक्शन हुआ है आपके सामने, 300 मुख्तलिफ निशानों पे लोगों ने ढूंढ के वोट डाला है। सो ये हिटलर के 2.5 लाख लोग, या वो तो छोड़ें, वो तो कोई बंदा तैयार कर लेता है ना, कल्ट्स। अब पीटीआई को कई लोग कहते हैं कल्ट फॉलोइंग है। कल्ट फॉलोइंग होती तो आमिर ज़ैब का भाई जीत ना जाता। एग्जैक्टली ठीक है, कल्ट फॉलोइंग होती तो तहरीक इंसाफ के जो कई लोग, खान साहब ने जब भी मियां वाली से, खान साहब ने 2013 का इलेक्शन जीत के जिमनी में एक गलत बंदे को हमने टिकट दे दिया, तो मियां वाली की सीट तहरीक इंसाफ हार गई। अच्छा, यस, जिमनी इलेक्शन में खान ने मियां वाली की सीट छोड़ी और एक उस बंदे को टिकट दे दी जो पीटीआई में मतलब था नहीं असल कैंडिडेट, क्योंकि वो उसके कागज रिजेक्ट हो गए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एग्जैक्टली ये कल्ट फॉलोइंग तो ये हो ही नहीं सकती। कल्ट फॉलोइंग तो ये है कि बस आंखें बंद करो। नहीं जी, पीटीआई का तो जो कारकुन है वो इतना ज्यादा वेल अवेयर है चीजों से, इतना ज्यादा। दूसरी बात ये है कि मिर्जा साहब की, मैंने देखे, मिर्जा साहब एक दीनी रहनुमा है, उनको दीन की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। जो उन्होंने किताबें रटी हुई हैं वो रट रट के सुनाए, अच्छी बात लगती है, वो सुनाते रहें। वो हमारी इल्म में नहीं है, वो अगर हमें सुनाएंगे तो हम 4 बातें उससे सीख लेंगे। लेकिन जो बात वो सियासत में इन्वॉल्व होकर करते हैं और फिर कंसिस्टेंट स्टांस भी नहीं है, वो आज से 2 साल पहले उनकी और बातें थी और आज और बातें हैं। वो इमरान खान को आसमान पे ग्रेड कर लेते थे, आज पता नहीं क्या हो गया। यही तो है जो, जैसे देखे ना, मलकू है, उसने नकदा कोका गाया, सबको पता है इमरान खान से वो, ठीक है ना, ये एकदम उसने नकदे कोका जो है ना खाकी रंग में बदल गया। सो वो सबको पता है कि वो मलकू ने क्यों गाया या क्या। सो इट्स नॉट, अब आप कोई भी बयान देंगे तो ये नहीं हो सकता कि पब्लिक को पता ना। फिर मैं उनकी थोड़ी इमेच्योर बातें भी देखता हूँ कई, वो 1-2 दफा उन्होंने कहा थी कि मेरी पता नहीं यूट्यूब पे मेरी बड़ी व्यूअरशिप है। या इमरान खान इज नॉट ए यूट्यूबर। इमरान खान टीवी पे बयान देता है तो वो 200 यूट्यूब चैनल्स उससे व्यूज लेते हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान के उसने यूएनओ जो तकरीर की है, वो यूएनओ के अपने चैनल पे आज तक की मोस्ट व्यूड है। उसके अलावा हर चैनल ने जब उसको अपलोड किया, किसी ने अंग्रेजी में अपलोड किया, फिर उर्दू तर्जमे में अलहदा, किसी को 5-6 मिलियन से नीचे व्यू नहीं मिले। ARY को अलहदा 6 मिलियन व्यू मिले हुए हैं, फिर उर्दू तर्जमे पे अलहदा 6 मिलियन व्यू मिले। समा दुनिया, मैंने आप वो देखें, आप हैरान हो जाएंगे। सो इमरान खान ने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ तब गुफ्तगू शुरू की है जब इमरान खान साहब को इन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया था। 9 मई से लेके जब तक खान बाकायदा जेल में नहीं गया, उस दौरान खान अपनी सारी बातें यूट्यूब के जरिए कहता था। ठीक है, मिर्जा साहब को लिटरली किसी वक्त में ये लगा था कि मैं इमरान खान के 4500 प्लेटफॉर्म है, उसके फेसबुक पे अलहदा चलता है, पीटीआई के चैनल पे अलहदा चलता है। मतलब लिटरली तहरीक इंसाफ के अपने कोई 50 ऑफिशियल चैनल्स पे वो अपलोड होता है। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज कि ये इस तरह से बच्चों वाले कंपैरिजंस कर रहे हैं। फिर इन्होंने पिछले दिनों कह दिया, पता नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से मुनाजरा कर ले तहरीक इंसाफ कोई अपना बंदा नुमाइंदा चुन के। तो मैं राजी हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं राजी हूं, आप किसी वक्त भी मेरे साथ इस तरह ऑनलाइन एक शो कर लें और किसी भी इशू पे तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल, मैं कोई दीनी रहनुमा नहीं हूं, आप दीन पे माशाल्लाह आपने ज्यादा किताबें रटी हुई हैं, मेरा इतना रटा नहीं है, तो मैं नहीं वो आपके साथ मुकाबला कर सकता। ना मैं दावेदार हूं, ना कोई हम दावेदार हैं। सो मैं ये, आप अगर पॉलिटिकल बातें करें वो आपका नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको बड़ा आपने किसी ने इनको 12 गलतफहमी डाली थी। मैंने इनका प्रोग्राम सुना जिसमें कह रहे थे ये बाकायदा तौर पे, खान साहब से तो ज्यादा व्यू मेरे होते हैं यूट्यूब पे जी, इनको ये लगता था। फिर उन्होंने बहुत छोटी बात लगी इनकी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटी बात लगी है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको फिर बताया, मैं आपको फिर बताता हूँ कि इमरान खान की एक तकरीर का पूरा यूट्यूब इनका मुकाबला नहीं कर सकता।
उसके यूएनओ में एक तकरीर है यूएनओ की 56 मिनट की, वो तकरीर आप उठाएं और वो यूट्यूब पे जाके देखें कितने लोगों के चैनल, कितनी दुनिया के चैनल पे वो अपलोड है और मिलियंस में व्यूज हैं सर, मिलियंस में व्यूज हैं। मल्टीपल कंपैरिजन तो जुबैर भाई, हम तो ये वो एक तकरीर कम से कम 500 मिलियन व्यूज हैं उस एक तकरीर के। इस आदमी को कंपैरिजन तो हम उसकी बात कर भी नहीं सकते, ना ही हमें करनी चाहिए। ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा वाली बात होगी। कंपैरिजन तो सर मैं सोच ही नहीं ना जाती। लेकिन मिर्जा साहब को लगता है, मिर्जा साहब को लगता है, बाकायदा लगता है, वो कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि देखें सियासी लीडर को सियासी लीडर समझे, मजहबी रहनुमा ना बना दे उसको, इतना सारा। यही मैं कहता हूँ मजहबी रहनुमा रहे, सियासी लीडर ना बने। अगर सियासी लीडर बनेगा तो फिर जवाब ले और फिर माइंड ना करे, हमें कोई इतराज नहीं, आप बने, आप इलेक्शन लड़े, आप जेलम से इलेक्शन लड़े। और इन्होंने इनको बकायदा, मैं कहता हूँ इन्हें आप जेलम से इलेक्शन लड़े, आप पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट खड़े करें, इमरान खान से ज्यादा व्यूज हैं आपके। 3.5 करोड़ लोगों ने अभी कुछ महीने पहले अपने घरों से मौलाना फजल रहमान अगर सियासत में ना होता तो उसको कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाना था ना। एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड टोटली। जब आप सियासी रहनुमा बनेंगे तो जवाब लेंगे भाई। बहरहाल इसको वाइंड अप करने की तरफ जाऊंगा और आपसे एक अहम क्वेश्चन पूछूंगा। 5 अगस्त का जलसा स्वाबी में हो रहा है सर। पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, इजाजत नहीं मिली, एनओसी नहीं मिला। अभी भी वो जब इजाजत मिली तो जलसे की डेट तब्दील करवाने की लोगों का शिकवा है बड़ा। पीटीआई के कारकुनान जो है वो कह रहे हैं लीडरशिप बाहर नहीं निकलती, एहतजाज नहीं करती, एहतजाज के जरिए खान को निकाला जाएगा। क्या लगता है आपको, ये जलसा कोई इम्पैक्ट डालेगा इसके ऊपर, इमरान खान की रिहाई के अमल पे, या कितना अहम है ये जलसा पीटीआई का? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 साल से जब से खान साहब गिरफ्तार हैं या उससे पहले, इनफैक्ट 9 मई से, अगर आप इलेक्शन में भी देखें तो इलेक्शन में भी रैलियां नहीं हो सकी उस तरह, इलेक्शनों में भी उस तरह से वो नहीं हुआ। मां सिवाय कि जहां पे इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही छूट दी हुई थी कि खैर है वहां जगह करते रहे, यहाँ पे ना आए, मतलब जैसे इनके नो गो एरियाज थे, ठीक है। ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है दिन ब दिन। अगर देखें लीडरशिप को पब्लिक रिस्पांस पर डिपेंड करती है ना लीडरशिप भी, और पब्लिक थोड़ी, इन्होंने जैसे सारी केसेस और ये सारी चीज के बाद डर भी गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिहाइयां होना शुरू हो गई। अब रिहाइयां, जमानतें, लोगों का झाका अब उतर भी गया है। अब एक तादाद और बिल्ड होती जा रही है ब्रांड, क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसे लोग नए बिल्ड हो गए हैं जो 9 मई में नहीं थे, 9 मई के एहतजाज के बाद के एक्टिविस्ट हैं कुछ। अब मैं समझता हूं जो कारकुनान है उनका गिला भी जायज है, बट नेचुरली यार खान साहब का गैप कौन पुर कर सकता है? खान अगर जेल है और खान के बाद बहुत लंबी लीड है, मतलब खान के लेवल पे कौन है इस पार्टी में लीडर? नेचुरली वो डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, वो कारकुन के अंदर की दिल की आवाज है। वो अपनी लीडर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूं। लेकिन ये भी सच है कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। अच्छा, और चीजें पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं। मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन, आप तहरीक इंसाफ के लीडर, मुंतखब एमपीए हैं आप। अभी जहां पे आपने जलसा रखा है वो एक ऐसी जगह है, मेरा केपी से ताल्लुक है, जहां का कुक्कड़ भी पीटीआई का है, ठीक है ना। अगर आप वहां के कुक्कड़ को रोक के पूछेंगे ना, वो भी कहेगा पीटीआई। बूटा भी वहां पीटीआई का है, स्वाबी के अंदर है ना जलसा आपका। वहां पर आपकी हुकूमत भी है, ठीक है। यानी कि आपके कितने एमपीए हैं केपी के अंदर? मेरे ख्याल में 90 के अराउंड एमपीए हैं। इन सब लोगों ने, कुछ ने लाखों में, कुछ ने 60,000, कुछ ने 70,000 वोट लिए हुए हैं। अब जब यहां से अगर मैं देखकर बताऊं आपको, सूबाई हुकूमत आपकी है, इंतजामिया आपकी है, वहां पे एनओसी भी नहीं चाहिए, तशद्दुद भी नहीं होगा, शेलिंग भी नहीं, कोई रोकेगा भी नहीं, कंटेनर्स भी नहीं होंगे, तो ये जलसा तो एक बहुत बड़ा मैसिव जलसा होना चाहिए। और स्पॉट भी एक ऐसा है कि जहां पे पीटीआई की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। एक एमपीए अपने साथ 10,000 बंदे भी ले आए, 5,000 बंदे भी ले आए, ठीक है, अपनी गाड़ियां भर के जैसे भी, तो ये एक बहुत बड़ा जलसा हो सकता है। तो क्या मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आपके साथ लाइव आऊंगा, इस जलसे के बाद अगर हम आते हैं, तो इस जलसे के हवाले से मैं आपसे सवाल कर सकूंगा? आपको लगता है ये एक बहुत मैसिव जलसा होगा? 9 मई के बाद से अभी तक का ये सबसे बड़ा शो होगा बॉस। ये इसको मुख्तसर करते हैं। 9 मई के बाद
9 मई के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा शो होगा। अच्छी बात है कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसके बाद कंग्रेचुलेट कर सकूं। और दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे टाइम दिया करें, जब तक आप हालत मफरूरी में हैं, आई मीन, तो तब तक थोड़े से कोई प्रोग्राम आपके कर लें, तो व्यूअर्स आपको सुनना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स में जरूर करें, जरूर, ऑलवेज वेलकम आपके हवाले से कि आप उनको अगर पूरी सीरीज करना चाहें तो ऑलवेज वेलकम। सर मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ज़ुबैर ज़ैद भाई के साथ मैं वक्फे से लाइव आता रहूंगा। हम डिस्कशन करेंगे, इनसे बहुत चीज़ें हमने पूछनी है। तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक, पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत डीपली ये समझते हैं, तहरीक इंसाफ को स्पेशली। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिनका जानना मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फिर से दावत दूंगा अपने चैनल पे। आज की इस डिस्कशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।